मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का पैरा मेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना बेसिक फार्मेकोलॉजी चल रहा है जिसमें हमने ड्रग्स फॉर कफ देख लिया। आज हम देखेंगे ड्रग्स फॉर अस्थमा एंड सीओपीडी, यानी अस्थमा और सीओपीडी में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, उनके कंपोजिशंस क्या हैं, उनके केमिकल्स क्या हैं, उनके बारे में बेसिक नॉलेज देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में तो काफ़ी कम चांसेस है आने के, पर आपके सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले समझो कि अस्थमा और सीओपीडी है क्या। ये आपका एक नॉर्मल लंग है, ठीक है। नॉर्मल लंग का नॉर्मल एयरवे, ठीक है। यहाँ से आपकी हवा लंग तक जाती है, आप सांस लेते हो तो कुछ ऐसा, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप। उसके अलावा इसमें क्या होता है, जो ये चौड़ी होती है इसी के थ्रू आपकी हवा अंदर जाती है, फेफड़े तक जाती है, लंग तक जाती है। ये नॉर्मल लाइनिंग हो गई इसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब अस्थमा हो जाता है तो इसकी लाइनिंग जो है वो चौड़ी हो जाती है, सूज जाती है, जिसको बोलते हैं सोलन लाइनिंग, ठीक है। जब ये लाइनिंग चौड़ी हो गई तो इसके अंदर जो एयरवे के लिए इतना सारा रास्ता बचा रहा था, वो रास्ता छोटा होकर कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जब हवा जाने के लिए जो एयरवे है, जो रास्ता है, पाथवे है, वो सकरा हो गया है, तो हवा है क्या वो रुक रुक के जाएगी, या जो भरपूर अमाउंट में जानी चाहिए वो भरपूर अमाउंट में नहीं जा पाएगी। सिंपल सी बात है। उसके अलावा एक्सेस म्यूकस देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा हवा और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होकर जाएगी। तो ये सिंपल सी बात हो गई नॉर्मल लंग और अस्थमेटिक लंग में। तो ये था अस्थमा। अब देखते हैं सीओपीडी क्या है। उसको सीओपीडी का पहले फुल फॉर्म देख लो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका सीओपीडी शॉर्ट में बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब पहली चीज आएगी क्रॉनिक। तो सीओपीडी जो होती है क्रॉनिक डिजीज होती है, यानी एक लंबे अरसे से चली आती है। दो वर्ड मैंने आपको बताए थे, एक होती है क्रॉनिक, एक होती है एक्यूट। एक्यूट फॉर अचानक मतलब जल्दी से हो जाए, और क्रॉनिक मतलब काफ़ी दीर्घकालिक यानी लंबे समय से होती आ रही है। तो इसमें मेनली होता क्या है, जैसे में 90% पेशेंट में तो स्मोकिंग से होती है। जो पेशेंट्स धूम्रपान करते हैं, सिगरेट्स लेते हैं, तो उनमें 90% पेशेंट्स में सीओपीडी होती है। वो लंबे समय से लेते हैं, एक दो बार लेने से ये डिजीज़ नहीं शो करेगी। काफ़ी लंबे समय से 5 साल 10 साल से सिगरेट्स वगैरह धूम्रपान करते आ रहे हैं, तो उसके अंदर सीओपीडी की समस्या देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल ब्रोंकियोल है इसमें भी, तो नॉर्मल ब्रोंकियोल और नॉर्मल हेल्दी लंग कुछ ऐसा सा दिखेगा। लेकिन जब सीओपीडी होता है तो जो एयरवे है और ब्रोंकियोल है, इसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा एम्फाइसीमा नाम का एक बीमारी भी आपने सुना होगा, वो भी सीओपीडी के अंदर ही आती है। तो मेनली इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंकियोल हो जाता है, जिसकी वजह से नोमोनिया जैसे लक्षण शो होते हैं। सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स में और ब्रोंकियोल्स में। तो ये था सीओपीडी और अस्थमा में बेसिक डिफरेंस। अब हम देखने जा रहे हैं इनके इलाज के लिए हम क्या ड्रग्स यूज़ करें, क्या दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। तो पहला आता है ब्रोंकियो डायलेटर्स। अब डायलेटर का मतलब क्या हुआ, चौड़ा होना। देखो, डायलेशन मतलब क्या होता है, चौड़ा होना, ठीक है। तो जो ब्रोंकियो डायलेटर होता है ये श्वास नली को चौड़ा करता है। देखो मेनली क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, सीओपीडी हो रहा है, वो श्वास नली में ही हो रहा है, ब्रोंकियोल्स में ही हो रहा है। तो ब्रोंकियोल्स उसमें दोनों में क्या हो रही है, सिकुड़ जा रही है, यानी जो हवा को पाथवे चाहिए भरपूर हवा ले जाने के लिए लंग में, वो पाथवे मिल नहीं पा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, उस ऐसी दवाइयाँ लेनी कि श्वास नली चौड़ी हो जाए। तो ब्रोंकियो डायलेटर्स पहली वर्डिंग आती है। दीज हेल्प इन एयरवे रिलैक्सेशन, यानी एयरवे को रिलैक्स करती है जिसकी वजह से चौड़ाई बढ़ती है, और एयर फ्लो इंप्रूविंग, एयर फ्लो को इम्प्रूव करती है। ये सिंपल सी बात हो गई। इसमें दो चीज आते हैं, एक होता है बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट दीज स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर इन द लंग। अब एक देखो बीटा टू रिसेप्टर क्या है, जो लंग्स में पाया जाता है, इसके अलावा कॉजिंग ब्रोंकियोडाइलेशन। अब ये बीटा टू रिसेप्टर समझो क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे एक लंग है, लंग के अंदर एक होता है बीटा टू रिसेप्टर नाम का रिसेप्टर। रिसेप्टर बोल रहे ग्राही। वो क्या करता है, कॉजिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अब लंग में क्या है, स्मूथ मसल है, चिकनी पेशियां हैं, उनको क्या करता है, रिलैक्स कर देता है और ब्रोंकियो डायलेशन करता है। तो ब्रोंकियो डायलेशन हो गई तो मतलब सीधी सी बात है कि श्वास नली चौड़ी हो गई, हवा जाने के लिए रास्ता खुल गया। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट या बीटा टू रिसेप्टर्स यूज टू ट्रीट अस्थमा, सीओपीडी एंड एक्सरसाइज इंक्लूड ब्रोंकियो स्पाज्म, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं बीटा टू एगोनिस्ट का। तो वही सिंपल सी बात है, रिसेप्टर्स होंगे लंग में जो कि ब्रोंकियो डायलेशन को
परफॉर्म करेंगे। ये थे बीटा टू एगोनिस्ट। अब इसमें देखो दो चीज़ आते हैं, एक होती है शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट और एक होती है लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग मतलब इसको शॉर्ट में बोला साबा, यानी त्वरित प्रभावी बीटा टू एगोनिस्ट, यानी ये तुरंत एक्शन करेगी। त्वरित मतलब तुरंत एक्शन, शॉर्ट मतलब शॉर्ट टाइम में, कम पीरियड में तुरंत एक्शन करेगी। यूज फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक। एक्यूट अस्थमा अटैक मतलब तुरंत का अस्थमा अटैक आया, तुरंत एक इनहेलर ले लिया, छुट्टी, मतलब पेशेंट चंगा हो गया। इमरजेंसी रिलीफ इन सीओपीडी। सीओपीडी हो रही है, उसमें इमरजेंसी रिलीफ करता है, ठीक नहीं कर सकता। देखो सीओपीडी एक क्रॉनिक डिजीज है, तो शॉर्ट एक्शन बीटा टू एगोनिस्ट उसको ठीक नहीं करेगा, लेकिन इमरजेंसी रिलीफ दे देगा। एग्जाम्पल क्या क्या है? सॉल्ब्यूटामॉल मोस्ट कॉमन होता है, ये सॉल्ब्यूटामॉल मोस्ट कॉमन डायलेटर होता है। इसके अलावा एक्ट इन 5 मिनट्स लीस्ट 4 to 6 आवर। अब ये जो इन्हेलर्स होते हैं, देखो जब अस्थमा अटैक वगैरह आता है तो मूवीज़ वगैरह में ही आपने देखा होगा, इन्हेलर को ऐसे फुस से मुंह में मार लेते हैं। उससे क्या होता है, 5 मिनट के अंदर एक्टिंग शुरू हो जाती है इसकी, मतलब आपको रिलैक्स दे देगा, आपके एयरवे को चौड़ा कर देगा, डायलेशन कर देगा, और एटलीस्ट 4 to 6 आवर उन्हें चौड़ा रखेगा। इसका एक्शन 4 to 6 आवर रहता है। तो ये था सॉल्ब्यूटामॉल। इसके अलावा लेवोसॉल्ब्यूटामॉल भी आता है। ये मोर सिलेक्टिव होते हैं, कुछ निश्चित स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूअर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसके फ्यूअर है। अब साइड इफेक्ट नाम लिया तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखो ट्रिमर्स हो सकता है, कंपन हो सकती है, या दिल की धड़कन बढ़ सकती है, दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है। ये कॉमन साइड इफेक्ट हो गए साबा यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट के। फिर लॉन्ग एक्टिंग में देख लेते हैं भाई, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। अब उसको हमने शॉर्ट एक्टिंग क्यों बोला था? क्योंकि वो 6 से 7 घंटे तक प्रभावी रह रहा था। अब नाम में इसमें पता चला है कि लाबा यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, यानी दीर्घकालिक प्रभाव शो करेंगे। अब देखो दीर्घकालिक का क्या मतलब हुआ? एक्ट एटलीस्ट 12 आवर्स, या यहाँ देखो 24 घंटे, 12 से लेकर 24 घंटे तक ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स को चौड़ा रखेंगे, ब्रोंकियोडाइलेशन करेंगे। तो ये सिंपल सी बात हो गई लॉन्ग एक्टिंग की। यूज फॉर क्रोनिक अस्थमा विद आईसीएस, मेंटेन थेरेपी इन सीओपीडी। क्रोनिक अस्थमा यानी दीर्घकालिक अस्थमा हो रखा है या सीओपीडी में थेरेपी मेंटेन करना है, तो उसके लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? फॉर्मेटरॉल है, रैपिड ऑनसेट होता है, लीस्ट 12 आवर्स। साल्मिटेरॉल है, ये भी स्लो ऑनसेट होता है लेकिन एटलीस्ट 12 आवर तक रहता है। इसके अलावा विलेंटेरॉल होता है जो कि अल्ट्रा लाबा होता है, ये सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी होता है, एटलीस्ट 24 आवर तक लॉन्ग एक्टिंग करता है। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है? इसमें भी देखो इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ेगी। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया, एक वर्ड याद रखना, हाइपोकैलेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम होना, और उसके आगे जुड़ा हुआ है कैलीमिया, यानी कैल्शियम की पोटेशियम। कैलीमिया पोटेशियम को किससे शो करते हैं? कैलीमिया। तो हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है। तो ये होता है इसका साइड इफेक्ट लाबा का। अब देखो फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, एंटी कोलिनजिक्स। एंटी कोलिनजिक्स यानी श्वास नली की सिकुड़न को कम करने वाली दवाएं। देखो श्वास नली में क्या होती है? सिकुड़न होती है। तो सिकुड़न जो होती है उसकी वजह से तो अस्थमा और सीओपीडी होता है, मेन चीज होती है सिकुड़न। तो दे ब्लॉक म्यूस्कैरिन रिसेप्टर्स प्रिवेंटिंग एयरवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसको रिसेप्टर्स होती है, एक मस्कुरेनिक रिसेप्टर होती है, उसको प्रिवेंट करती हैं, ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से एयरवे कंस्ट्रक्शन होती है वो रुक जाती है। इसमें भी वही होती है सामा, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट, यानी शॉर्ट एक्टिंग, सिंपल सी बात है, शॉर्ट होगा तो एक्यूट रिलीफ देगा एक्यूट सीओपीडी में। एग्जाम्पल क्या है? इप्राटोपियम ब्रोमाइड। इप्राटोपियम ब्रोमाइड एक्टिंग इन 15 मिनट, 15 मिनट में काम करना शुरू कर देता है, और लीस्ट 6 आवर, 6 घंटे तक प्रभावी रहता है। फिर आता है वही चीज़ लामा, यानी दीर्घकालिक लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एगोनिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है? सीओपीडी मेंटेनेंस थेरेपी, जैसे ट्रायोट्रोपियम क्या है? 24 घंटे तक एक्टिंग करता है। इसके अलावा एक्लिडीनियम, ये शॉर्ट ड्यूरेशन देन ट्रायोटोपियम, इससे थोड़ा सा कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा यूमेलिडीनियम, ये क्या करता है? यूज इन कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है? मुंह सूखता है और धुंधली दृष्टि, दिखने में ब्लरी विजन होता है, वो थोड़ा सा ब्लरी दिखाई देता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए लामा और सामा के। इसके अलावा मिथिलजेंथिन्स क्या होती हैं? ब्रोंकियोडाइलेटर एवं एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं। अब देखो सूजन हो रखी है तो उसको कम करने को बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। दे इनहिबिट पीडीई, जिसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टेरेज, इंक्रीजिंग सीएमपी लेवल्स कॉजिंग ब्रोंकियोडाइलेशन। सीएमपी लेवल जब इंक्रीज हो जाएगी और पीडीई कम हो जाएगी, उसकी वजह से ब्रोंकियोडाइलेशन होगा।
एग्जाम्पल क्या क्या है, थियोफेलिन और एमिनोफिलिन। थियोफेलिन क्या है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रिक्वायर्स मॉनिटरिंग, ठीक है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स रिक्वायर मॉनिटरिंग। इसके अलावा एमिनोफिलिन में क्या है, इंजेक्टेबल फॉर्म यूज इन इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी हो रखी है। अब इंजेक्शन जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से इफेक्ट करता है आपके खाने से या ड्रग्स को माउथ के द्वारा लेने से। तो इंजेक्टेबल फॉर्म में एमिनोफिलिन होता है, इमरजेंसी हो रखी है तो एमिनोफिलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी या जी मिचलाना हो सकता है, और दौरे आ सकते हैं जिसको बोलते हैं सीजर्स, ठीक है। तो ये थे मिथिलजेंथिन्स। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिंपल सा काम है सूजन कम करने वाली दवाएं। दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन इन एयरवेज। अब एयरवेज में क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसको कम करती हैं ये। जैसे ए नंबर पर आता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेल्ड मतलब इनहेलर का यूज करेंगे, ICS इनको बोलते हैं शॉर्ट में। यूज फॉर क्रोनिक अस्थमा। फर्स्ट लाइन क्रोनिक अस्थमा यानी अस्थमा तो लंबे समय से चली आ रही है लेकिन अभी अभी उसका पता चला हो रखा है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन अस्थमा। इसके अलावा सीवियर COPD, काफ़ी सीवियर COPD है, भयंकर खांसी आ रही पेशेंट को, तो वहाँ इसका उपयोग करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। जैसे बुडेसोनाइड, ठीक है, बुडेसोनाइड एक ऐसा आती है इनहेलर, इसको यूज़ करते हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इसके अलावा फ्लूटिकासोन और बेक्लोमेटासोन, ठीक है, ये थी 3 कॉर्टिकोस्टेरॉइड। साइड इफेक्ट क्या है, मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ओरल थ्रश। इसके अलावा होराजनेस यानी आवाज़ भारी हो सकती है। ये थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट्स। फिर आते हैं ओरल एंड इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कुछ मुंह से भी दवाइयाँ ली जा सकती हैं, ठीक है, ये यूज़ होती हैं सीवियर अस्थमा अटैक में, ठीक है। इसके अलावा COPD एक्सरिबेशन एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है, प्रेडिनिसोल, ये देखो प्रेडिनिसोल टैबलेट्स आती हैं, ये ओरल होती हैं। इसके अलावा डेक्सामेथासोन या मेथिल प्रेडिनोसोल, ये थी एग्जाम्पल्स ओरल एंड इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है या हड्डियों में कमजोरी आती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फिर थर्ड पे आता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी LTRA या लट्रा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दे ब्लॉक ल्यूकोट्राइंस रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। ल्यूकोट्राइंस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। कहाँ यूज़ होता है, अस्थमा प्रिवेंशन, एलर्जिक अस्थमा। अब देखो ये हर घर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये जो मोन्टिल्यूकास्ट होता है और लेवोसिट्रिजिन का ये कंबाइंड साल्ट होते हैं, ये आपको हर घर देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल खांसी भी आप मेडिकल स्टोर पर भी लेने जाओगे, बोलोगे मुझे खांसी आ रही है, तो इसको देता ही देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ये एलर्जिक अस्थमा, जैसे एलर्जिक हो रखी है, एलर्जी की वजह से भी जो खांसी आती है उसमें काफ़ी आराम देता है क्योंकि इसके अंदर लेवोसिट्रिजिन मिला हुआ रहता है। तो मोन्टिल्यूकास्ट हो गया या जाफिर ल्यूकास्ट हो गया, ये एग्जाम्पल्स थे LTRA के। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, मूड में बदलाव या सिर दर्द, हेडेक आती है। इसके अलावा एक और साइड इफेक्ट है, इससे नींद भी अच्छी आती है, ठीक है। फिर आता है बायोलॉजिक एजेंट्स। बायोलॉजिक एजेंट्स यानी विशेष रूप से गंभीर अस्थमा के लिए, इसमें क्या, टारगेट स्पेसिफिक इम्यून पाथवे इन सीवियर अस्थमा, यानी जो इम्यून पाथवेज होते हैं सीवियर अस्थमा में उनको टारगेट करती हैं ये ड्रग्स। जैसे ओमालीजुमैब क्या है, anti-IgE। अब IgE कहीं एंटीबॉडी नाम जहाँ भी आ जाए तो ये एलर्जी से रिलेटेड होती है, तो सिंपल सी बात है। तो anti-IgE यानी IgE एंटीबॉडी को संदमित करेगी, यूज्ड इन एलर्जिक अस्थमा। तो IgE जो है वो एलर्जी कॉज कर रही है जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, तो IgE को संदमित कर दिया तो एलर्जी भी कम हो गई। तो सिंपल सी बात है, एलर्जिक अस्थमा में ओमालीजुमैब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेपोलिजुमैब क्या है, anti-IL-5 फॉर यूसिनोफिलिक अस्थमा। अब यूसिनोफिल भी होती है, वो भी एलर्जी कॉज करती है, IgE को बढ़ाती है, तो वहाँ एंटी दे देंगे जिसकी वजह से ईओसिनोफिल काउंट कम हो जाएगा। साइड इफेक्ट क्या है, इंजेक्शन साइट रिएक्शन, यानी इंजेक्शन साइट जहाँ पे इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर जलन हो सकती है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन इनहेलर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं संयुक्त इनहेलर्स। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है 2 या 2 से अधिक दवाओं की मिश्रण होगी, ठीक है। यूज इन मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा एंड COPD, मॉडरेट से है या सीवियर तक है तो उसके बीच में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन इनहेलर्स। जैसे फॉर्मेटेरॉल और बुडेसोनाइड, इन दोनों का मिश्रण यूज कर सकते हैं। इसके अलावा साल्मिटेरॉल और फ्लूटिकासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है बेंटेरॉल और फ्लूटिकासोन, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन इनहेलर्स में।
फिर आता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स यानी PDE4, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स यूज्ड इन सीवियर COPD टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। सीवियर COPD जिसमें इन्फ्लामेशन को कम करने की जरूरत होती है वहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है? रोफिलोमिलास्ट, ठीक है, रोफिलोमिलास्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। साइड इफेक्ट क्या है? डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है। ये थे PDE4। उसके अलावा आता है 7th पॉइंट, म्यूकोलिटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। अब म्यूकोलिटिक क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अस्थमा हो रहा है या COPD हो रहा है तो वो रिलेटिव है किससे? म्यूकोलाइट से, यानी वहाँ बलगम बन रहा है। बलगम बन रहा है तो उसको क्या करेंगे? हम बलगम को पतला करने वाली दवाई देंगे जिससे बलगम बाहर आ सके और पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो सके। यूज फॉर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इन COPD पेशेंट, ठीक है। जो COPD पेशेंट होते हैं उनमें अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रखी होती है तो वहाँ पर हम म्यूकोलाइटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन, इसके अलावा कार्बोसिस्टीन, 2 एग्जाम्पल हैं इसके म्यूकोलाइटिक्स के। फिर एटलीस्ट लास्ट पर आता है एंटीबायोटिक्स। अब लास्ट में एंटीबायोटिक्स क्यों रखा? देखो अस्थमा या COPD होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज होते हैं? बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फॉर COPD, ठीक है। यूज इन COPD टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन हो रखा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। देखो खांसी आती है तो एंटीबायोटिक्स आप मांगने जाओगे तो फीवर की एंटीबायोटिक आपको अलग देता है दुकानदार, और जो खांसी आती है उसमें एंटीबायोटिक्स अलग चलती है। तो इसमें क्या चलती है? मेनली एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन हो गया, उसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक्स थी, ठीक है। तो यही आपका छोटा सा चैप्टर था। बस एग्जाम्पल्स याद रखना, नाम याद रखना, इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।